नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसकी खोज किसने किया, न्यूक्लिक अम्ल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसके टाइप हैं और इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लिक अम्ल है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक माइशर। इन्होंने पस कोशिका के न्यूक्लियाई में या WBC के न्यूक्लियाई में इन्होंने इसकी खोज किया था और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए अल्टमान, उन्होंने इसके कंपोजिशन के बारे में कुछ अध्ययन किया और उसके नेचर के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया। क्यों रख दिया? तो जो न्यूक्लिन है उससे इन्होंने न्यूक्लिक कर दिया क्योंकि इसको WBC के या पस सेल के न्यूक्लियाई में खोजा गया था। एसिड जो नाम रखा, इसमें टर्म जोड़ा था, उसका मीनिंग कि DNA का नेचर क्या होता? अम्लीय होता है। अब प्रश्न है कि DNA का नेचर अम्लीय क्यों होता है? तो DNA में जो 3 उसके कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट। तो फास्फेट के कारण इस DNA का जो नेचर क्या होता है वह अम्लीय होता है। इसके बाद फिर ये बताया गया कि DNA में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। DNA के न्यूक्लिक एसिड की अगर टाइप हम लोग देखें तो इसके 2 टाइप और इसके फिर फंक्शन के अन्य पॉइंट के बारे में जाना गया। आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय ए बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक माइशर फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल एंड नेम्ड न्यूक्लिन। मीनिंग क्या हुआ कि एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक माइशर। इन्होंने 1869 में इसकी खोज पस कोशिका या पस सेल या WBC के न्यूक्लियाई में किया था, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिन रख दिया। सेकेंड पॉइंट है, टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय जर्मन पैथोलॉजिस्ट अल्टमान। जर्मन के एक पैथोलॉजिस्ट जिनका नाम अल्टमान था, इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। न्यूक्लिक एसिड नाम रखने का रीजन यही था, न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में खोजा गया था और एसिड जो टर्म था मतलब इसका नेचर एसिडिक होता। क्यों होता? तभी हम लोग पढ़े, फास्फेट या फास्फोरिक एसिड के कारण। थर्ड पॉइंट है, जर्मन केमिस्ट फिशर 1880 आइडेंटिफाइड प्यूरिन एंड ठीक है पैरिमिडीन नाइट्रोजन बेसेज। इसके बाद एक अगले साइंटिस्ट आए 1880 में, जर्मन के केमिस्ट थे फिशर। इन्होंने बताया कि इसमें जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पैरिमिडीन। प्यूरिन जो है आप लोग पहले ही पढ़ा होगा, यह हेट्रोसाइक्लिक होता है, इसमें एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग होती है। और पैरिमिडीन जो होता है वह मोनोसाइक्लिक, इसमें एक 6 मेंबर रिंग होती है। अगले पॉइंट हम लोग आते हैं, जर्मन बायोकेमिस्ट थे कोसेल आइडेंटिफाई कंपोजिशन, मतलब जर्मन जो बायोकेमिस्ट कोसेल थे, इन्होंने इसके कंपोजिशन के बारे में बताया कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती, कितनी चीज़ों से मिलके बना होता है। तो उन्होंने बताया नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट के बारे में, और इस महान कार्य के लिए इनको 1910 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर इसके बाद लेविन वैज्ञानिक आते हैं, ये रशियन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो शर्करा होती है वह पेंटोस शर्करा होती है। पेंटोस शर्करा का तात्पर्य हो गया कि जो 5 जिसमें 5 कार्बन होते हैं, जैसे डायग्राम अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पेंटोस शुगर इसका उन्होंने नाम इसीलिए दिया क्योंकि यह 5 कार्बन जो कि शुगर है, नेचर में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट में आप लोग पढ़ागा मोनोसेकेराइड। इसके बाद इन्होंने
ये बताया कि नहीं, इसमें शर्करा जो न्यूक्लिक एसिड में है 2 टाइप की होती है। एक के बारे में क्या है, डीएनए में जो शर्करा होती है जिसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, और आरएनए में जो शर्करा होती है उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। तो दोनों शर्करा के बारे में इन्होंने बताया। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि डीएनए में जो 4 नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 बेसेज होते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है, तो प्यूरिन के 2 टाइप एडेनिन और ग्वानिन है, और पिरिमिडिन के साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। तो डीएनए में जो 4 बेसेज होते हैं उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए बेरहम करके, इन्होंने स्टेट दैट कि न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप, मतलब इन्होंने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल के क्या हैं, 2 टाइप हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक। अब इसके बाद प्रश्न एक मन में यह आया कि जब न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप हैं तो इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन होता मुख्य रूप से, डीएनए की आरएनए, इसके बारे में चर्चा उठी। तो सबसे पहला जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस था, सबसे मजबूत प्रमाण जो मिला कि नहीं डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो अम्ल है उसका टाइप डीएनए, वह मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है या हेरिडिटरी मटेरियल है। तो इसके लिए बता रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस डीएनए के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसको ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने किया था 1928 में, और इस किस पर किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट इनका जो था वह डिप्लोकोकस, ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया पे किया गया था। अब देखिए आप लोग, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से। तो जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने 1928 में सबसे पहला जो एक एथेंटिक प्रमाण के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो उसके लिए उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया था उसके 2 स्ट्रेन को लिया था, एक S3 और R2। S और R का मीनिंग ये था, S मतलब स्मूथ सरफेस और R का मतलब रफ सरफेस, और सेकेंड जो थर्ड थे वो स्ट्रेन थे। और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि एनिमल में न्यूमोनिया डिजीज को काज करता है। अब इसमें जो S3 बैक्टीरिया जो स्ट्रेन था या S स्ट्रेन था, वह जेनेटिकली क्या था, वायरुलेंट था, मतलब उसके अंदर न्यूमोनिया डिजीज को उत्पन्न करने की क्षमता थी। और जो R स्ट्रेन था उसके अंदर न्यूमोनिया डिजीज को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। इनका जो एक्सपेरिमेंट था 4 स्टेप में था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि S3 जो स्ट्रेन है उसको उन्होंने क्या किया कि चूहे में इंजेक्ट किया। तो इनको पहले से पता था, तो चूहे में डिजीज, न्यूमोनिया डिजीज होती, चूहा मर जाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने R2 बैक्टीरिया को जो स्ट्रेन था उसको चूहे में इंजेक्ट किया। इनको पहले जैसा पता था कि डिजीज काजिंग नहीं है, तो उसमें चूहे में डिजीज उत्पन्न नहीं हुआ, चूहा नॉर्मल था, सर्वाइव कर गया। तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया कि S3 जो बैक्टीरिया था, स्ट्रेन था, उसको उन्होंने हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करने के बाद जब ये चूहे में इंजेक्ट किए तो ये पाए कि चूहा जो था वह बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब उसमें सिम्टम उत्पन्न नहीं हुआ। तो इनको ये लगा कि हीट किल कर देने से हो सकता है उसके अंदर जो वायरुलेंसी थी वो ख़त्म हो गई। फिर अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में क्या करते हैं कि R2 और S3 हीट किल्ड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि R2 के अंदर भी पहले से जेनेटिकली क्या है, वायरुलेंसी नहीं है, मतलब डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। और S3 हीट किल्ड कर देने पर भी उसके अंदर वायरुलेंसी ख़त्म हो जा रही है। तो जब इन्होंने दोनों को मिक्स करके मिक्सचर बनाया और इन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया, तो इनको ये पूर्ण विश्वास था कि चूहा जो होगा वह नॉर्मल रहेगा, डिजीज उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन क्या देखते हैं कि चूहे में डिजीज उत्पन्न होती है, न्यूमोनिया होती है, और चूहा क्या होता, मर जाता है। अब इसके बाद इन्होंने इस बात का एक प्रमाण ग्रिफिथ साहब नहीं दे पाए कि आखिर में ऐसा क्या हुआ। तो इन्होंने बस ये, इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने इसीलिए दिया कि R2 के अंदर पहले से मतलब जेनेटिकली रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी,
तो S थर्ड से R सेकेंड में कुछ ट्रांसफ़र हुआ, जिसके कारण से क्या था, ये वायरुलेंसी आई और चूहे में डिजीज उत्पन्न हुआ, चूहा मर गया। उन्होंने इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन देके यहीं पे, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने का जो श्रेय था वह 3 वैज्ञानिक थे, एवेरी, मैकलियार्ड और मैककार्टी। इन्होंने 1944 में इनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करके प्रूफ किया कि अनुवांशिक पदार्थ जो होता वह डीएनए होता। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, तो इन तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया कि जब एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया तो रिजल्ट सेम वैसा आया। तो जो चूहा डेड हो गया था उस चूहे के अंदर से इन्होंने क्या किया कि S थर्ड बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। अब इनको ये पता करना था कि S थर्ड बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, तो किसके अंदर वायरुलेंसी है, इसी को उन्होंने टेस्ट किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बहुत सिंपल सा 4 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो इन्होंने पहले क्या किया कि कल्चर के लिए जो S थर्ड बैक्टीरिया था उसके उन्होंने कार्बोहाइड्रेट के लिए S, ध्यान रखिएगा जो चूहा डेड हो गया था वहाँ से S थर्ड बैक्टीरिया को इन्होंने ऑब्टेन किया, उसका मतलब 100 परीक्षण के बाद जो कि चूहे से निकाला था, और उस S थर्ड बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट को लिया और उसमें R सेकेंड जो बैक्टीरिया है उसको उन्होंने क्या किया, ऐड किया। अब चूहे को इंजेक्ट किया, इसलिए कि अगर जो S थर्ड बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट में अगर डिजीज काजिंग कैपेसिटी होगी तो ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट वाले में जो था लिखा गया ना कि जब माइस को इंजेक्ट किया तो नो डिजीज नहीं आई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जिस प्रोटीन को लिया S थर्ड बैक्टीरिया और उसको जो है कि इंजेक्ट किया चूहे में, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, डिजीज उत्पन्न नहीं होती है। तीसरे में उन्होंने क्या किया कि S थर्ड बैक्टीरिया के आरएनए को लिया और R सेकेंड बैक्टीरिया को मिक्स किया, चूहे में इंजेक्ट किया, कोई डिजीज उत्पन्न नहीं हुई। तीसरे एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि S थर्ड बैक्टीरिया के डीएनए को लिया, R सेकेंड को मिक्स किया, चूहे में इंजेक्ट किया, तो क्या पाया कि यहाँ पर डिजीज होती है, मतलब चूहे में निमोनिया का सिम्टम उत्पन्न होता है और चूहा डेड हो जाता है। तो यहाँ पर इनको ये कन्फर्म हो गया कि जेनेटिक जो अनुवांशिकता का गुण है ट्रांसफॉर्मेशन का वह S थर्ड के डीएनए में है। लेकिन इसको इन्होंने प्रूफ करने के लिए एक स्टेप और बढ़ाया एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने क्या किया, चौथे स्टेप में डीएनए ऑफ S थर्ड बैक्टीरिया के डीएनए को लिया, उसमें R सेकेंड बैक्टीरिया को मिक्स किया और प्लस डीएनए एंजाइम को इन्होंने ऐड किया। अब चूहे में इंजेक्ट किया तो क्या पाते हैं कि बैक्टीरिया चूहे में सिम्टम उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि जो इन्होंने डीएनए एंजाइम को यहाँ पर यूज किया, डीएनए एंजाइम क्या की, S थर्ड बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर दी, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वह क्या है, वह डीएनए है, न कि कोई अन्य कंपोनेंट। इसके बाद फर्दर एक और प्रमाण दिया गया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एक वैज्ञानिक थे हर्शे और चेस, आपने नाम सुना होगा, हर्शे और चेस वैज्ञानिक थे। इन्होंने वायरस पर T2 बैक्टीरियोफेज पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि जो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसके डीएनए को इन्होंने P32 के आइसोटोप से स्टेन कर दिया, क्योंकि डीएनए में क्या फास्फोरस पाया जा रहा, तो उसको उन्होंने P32 से स्टेन कर दिया। और उस वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट को सल्फर के 35 आइसोटोप से उसको लेबल कर दिया। अब इस वायरस को बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के लिए अलाउ किया। तो इन्होंने क्या पाया कि जो नई प्रोजेनी है, क्योंकि पहले हम लोग पढ़े हैं कि वायरस जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को उसके बॉडी में एंट्री कराता है। तो इन्होंने क्या पाया कि जो नई प्रोजेनी मिली, उस नई प्रोजेनी के डीएनए में P32 प्राप्त हुआ और उसके प्रोटीन कोट में S35 प्राप्त नहीं हुआ। तो एक एक्स्ट्रा ये प्रूफ था कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन के बारे में एक ओवरव्यू देखते हैं। देखिए न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप हम लोग पहले से पढ़े हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का मीनिंग क्या है, डीऑक्सीराइबो
न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मीनिंग क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब दूसरा प्रश्न है कि डीएनए कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है? तो डीएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाएगा? तो आरएनए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और राइबोसोम में क्या पाया जाता है। अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें एक एक पॉइंट में तो डीएनए क्या है कि हेरेडिटरी मटेरियल है। डीएनए काम क्या होता है कि अनुवांशिक गुणों से रिलेटेड जो समस्त इन्फॉर्मेशन जानकारी है उसको संग्रह करके रखना और ट्रांसफ़र करना। आरएनए का बेसिक फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब प्रश्न आता है इसके कंपोजिशन के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन कौन कौन से हैं। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए चाहे आरएनए दोनों बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट या फास्फोरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजन बेस है इसके 2 टाइप हम लोग पढ़े अभी, कौन कौन? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के 2 टाइप हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को हम लोग ए से दिखाते हैं, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पिरिमिडिन के 3 टाइप हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। साइटोसिन को सी से दिखाते हैं, थायमिन को टी से, यूरेसिल को यू से। अब डीएनए में इन 4 में से डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन 4 नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए में होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल 4 बेस क्या होता है? आरएनए में होता है। अब हम लोग शुगर पे बात में आते हैं। अब फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड क्या दोनों में सेम है? फास्फोरिक एसिड इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H3PO4, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फास्फोरिक एसिड के कारण ही नेचर जो होता है न्यूक्लिक एसिड का डीएनए आरएनए क्या होता है? अम्लीय होता है। अब देखिए जो शुगर है नाइट जिसमें, तो शुगर कौन सी शुगर है? तो हम बोलेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 5 कार्बन से मिलकर के बनी होती है। अब जो शुगर डीएनए में पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, और जो शुगर आरएनए में होती है उसका नाम है ऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। अब देखिए इसको डीऑक्सी, इसको ऑक्सी क्यों कहते हैं? तो ये जो शर्करा है डीएनए में जैसे पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, तो डीएनए में जो शर्करा होती है इसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है? ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम डीऑक्सी बोलते हैं। और आरएनए में जो शर्करा होती है उनमें कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर कहते हैं। एक कारण ये भी है कि जो डीएनए है, डीएनए की स्टेबिलिटी क्या होती है? आरएनए से अधिक होती है। तो उसका एक कारण ये भी है कि डीएनए में कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है? एक ऑक्सीजन जो है कि एब्सेंट होता है। अब देखिए ये जो टॉपिक हम लोग पढ़े आज, ये जो न्यूक्लिक एसिड का है, तो इस टॉपिक में इसमें लगभग हम लोग न्यूक्लिक एसिड में करीब 5 या 6 वीडियो अलग अलग आएगा। अभी हम लोग जो फर्स्ट डे आज पढ़े इसमें न्यूक्लिक एसिड में, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन केवल पढ़े हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है, उसका फंक्शन, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, आरएनए के टाइप, उसके फंक्शन, फिर बी डीएनए, जेड डीएनए, तमाम इसमें अंतर को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एक बार आ जाते हैं इसके मेन पॉइंट पर 1 मिनट में। तो देखिए सबसे कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहते हैं? तो इसलिए कि इसको पस सेल के न्यूक्लियाई में खोजा गया था। अम्ल क्यों टर्म यूज करते हैं कि इसका नेचर अम्लीय होता है। अम्लीय इसका नेचर क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि फास्फेट या फास्फोरिक एसिड के पाए जाने के कारण। अब है कि न्यूक्लिक एसिड की टाइप, न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम ठीक है, तो आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। शर्करा पूछा जाए तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, आरएनए में ऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर या राइबोज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है कि इसमें शुगर में 5 कार्बन होता है। शुगर का नेचर क्या होता है? तो शुगर क्या है? मोनोसेक्राइड है। इसके बाद सबसे पहला प्रमाण कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको ग्रिफिथ ने 1928 में किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट।
इसमें इन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन को यूज किया था, S3 और R2। S3 जो था वह वायरुलेंट था और R2 जो था नॉन वायरुलेंट था। उनके एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने का श्रेय एवेरी, मैकलियार्ड और मैकार्टिक जो था 1944 में जिन्होंने कंफर्म किया कि अनुवांशिक पदार्थ DNA। अभी प्रश्न है कि T2 बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो हर्श और चेस ने किया था। इन्होंने जो कि 2 आइसोटोप का यूज किया था, P32 का और S35 का। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।